નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા. નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે ઘણા સમયથી સાંભળી રહ્યા છીએ એક નામ અને લગભગ દેશના દરેક અખબારો અને માધ્યમો જેને કવર કરી રહ્યા છે, અમૃતપાલ. આજે આપણે વાત કરવી છે કે અમૃતપાલ કોણ છે, અમૃતપાલની હિસ્ટ્રી શું છે, સાથે જ ખાલિસ્તાનનો મુદ્દો શું છે, પંજાબના ખરેખરના હાલાત કેવા છે અને શા માટે આ સમગ્ર હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાનું આયોજન થયું છે. મહત્વની વાત આપણે એ પણ કરશું કે 14 એપ્રિલના રોજ અમૃતપાલે એક જાહેરાત કરી છે અને આ જાહેરાત છે સરબત ખાલસા અને ખાલસા વાહિરેની. આ શું છે સરબત ખાલસા વાહિરે, તેની પણ આપણે વાત કરશું. સમગ્ર મુદ્દાને આપણે પંજાબથી સમજશું. આપણી સાથે જોડાયા છે પંજાબથી એડવોકેટ જગતારસિંહ સિદ્ધુ, કે જેઓ રાજકીય વિશેષજ્ઞ તો છે, સાથે જ તેઓ વકીલ પણ છે અને આ સમગ્ર ઘટનાથી સારી રીતે વાકેફ છે. કઈ રીતે વાકેફ થયા આ घटनाથી તેની પણ હું તમને માહિતી આપીશ. नमस्कार जगतार सिंह जी, आपका स्वागत है नवजीवन न्यूज पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने लोगों के समक्ष मौका देने के लिए बात रखने का। जगतार जी, हम आपसे एक बात ये सुनना चाहते हैं कि वाकई में जो अभी पंजाब के मौजूदा हालात की बात हो रही है, जो मीडिया के माध्यम से सारी बातें और जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है अमृतपाल के बारे में, तो वह मामला क्या है, अमृतपाल कहाँ से आ गया, फिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और उसकी वजह क्या रही है पंजाब की। तो ये सारी बातों में मोटे मोटे तौर पर शुरुआत में यही करूंगा कि अभी फिलहाल पंजाब की हालत क्या है। जैसे मीडिया दिखा रही है वैसे है कि पंजाब जो है एक वाकई में आग बबूला एक सेंटर बन गया है खालिस्तान का। देखिए, मीडिया की जो बात है ना, एक तो होता है जलते हुए पे तेल डालना, लेकिन आज का जो मीडिया है वो बारूद की गाड़ी भी लेके आता है और तीली भी लगाता है। तो एक तो ये समझ लो मोटा मोटा कि मीडिया जो दिखा रहा है उससे आप 90% बात को कम करके देखो, मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। पंजाब में बिल्कुल शांति है, आप कोई भी आए पंजाब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है पंजाब में। तो लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ कुछ बातें सब लोग समझती हैं, लेकिन मैं जो शुरुआत करना चाहूँगा कि जो ये सारा मुद्दा उठा कैसे। इसकी शुरुआत जो है ना वो किसान आंदोलन से होती है बेसिकली। अच्छा। 2020 में 21 में जब हम दिल्ली बैठे थे मोर्चे पे, उस वक्त एक तो किसान थे जो एक मत थे सारे कि 3 बिल जो हैं वो रद्द होने चाहिए, एमएसपी लागू होनी चाहिए। लेकिन पंजाब का एक छोटा सा तबका जिसमें मुश्किल से आपको 1000 लोग मिलेंगे, तो वो इस बात की फिराक में था कि भाई इसको कोई और हवा दी जाए, कुछ और अंगत दी जाए, और सरकार भी इसी कोशिश में थी कि इसको उस तरफ मोड़ दिया जाए, और सरकार ने अपने बंदे भी छोड़े और उस चीज़ को हाईलाइट किया। वो किसानों को खालिस्तानी बोला गया, आपने वो देखा ही है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को जब लाल किले पे वो अपना झंडा फहराया जाता है, जो केसरी निशान, उसको तो फिर उन्होंने कह दिया कि इन्होंने तो जी खालिस्तान डिक्लेयर ही कर दिया था। हालांकि वो हमें पता है कि भाई जो दीप सिद्धू था वो अपना बीजेपी का पहले सहयोगी रहा है, उसके बाद उसकी काफ़ी देर तक उसको पकड़ा नहीं गया, फिर वो अरेस्ट होता है, उसकी जमानत भी हो जाती है। तो उस सारे दौर में जो अमृतपाल था वो सोशल मीडिया पे एक्टिव था। उस वक्त की अगर इसकी वीडियोस देखें तो ये वही कह रहा था कि एक किसान बिल जो है वो रद्द कराने से बात नहीं बनेगी, आप अपना पूरा राज्य लो। तो ये उस वक्त से चल रहा था। उसके बाद अचानक दीप सिद्धू की मौत हो जाती है, और दुबई से ही इसको जो उसकी मौत से पहले दीप सिद्धू ने अपनी वो वारिस पंजाब के वो जथेबंदी बना ली थी, और दीप सिद्धू की मौत के बाद ये दुबई में ही था जब इसको इसका जो प्रेसिडेंट जो डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद ये इंडिया आता है, अपने केस रखता है, और फिर वो अमृत जो है जो सिखों में परंपरा है अमृत छकना, जो उसके बाद आप अपने केस नहीं काट सकते, आप फिर कृपान पहनते हो, वो करता है। उसके बाद फिर ये खुलेआम खालिस्तान की बात करनी शुरू कर देता है। आप देखो 1992 के बाद इतने खुले तौर पर पहली बार पंजाब में खालिस्तान की बात हुई, और 6 महीने तक किसी ने इसको कुछ नहीं किया, टच तक नहीं किया। उसके बाद फिर अजनाला जो है पुलिस स्टेशन की घटना होती है, जिसमें ये दिखाया गया, हाँ जी, वो जिसमें ये दिखाया गया कि जैसे बस कब्जा ही कर लिया हो, मतलब जैसे मिलिट्री करती है पाकिस्तान में, सत्ता पलट करती है।
लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा था वो भी इसका पर्सनल था, अमृतपाल का। वो मुद्दा क्या था कि इसका एक साथी था वरिंदर, उसका किसी लड़की के साथ अफेयर था। उसके बाद उस लड़की का ये आरोप है कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। और वो जो लड़का जिसको पीटा गया था, जिसकी वजह से एफआईआर हुई थी, अमृतपाल का एक आदमी अरेस्ट हुआ था, उस लड़के ने कोशिश की थी कि मैं अमृतपाल तक बात पहुंचाऊं, जैसा वो लड़का कह रहा है कि भाई मैं उसके पास बात पहुंचाऊं और ये मामला जो सुलझ जाए। तो वो उसका कहना है कि मामला सुलटाने की बजाय अमृतपाल ने मुझे ही किडनैप करके मुझ पे हमला कर दिया। अच्छा। तो मसला निजी था, तो इसने कॉल दे दी। अब उसमें क्या है कि भी जब कहीं गड़बड़ करानी होती है, कुछ तो बंदे आपके साथ होते हैं, तो कुछ मिला भी दिए जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा गुजरात में जो जब दंगे हुए, तो वो सारे वो बंदे वो अपने आप नहीं आते, मतलब वो पहले तीर लगाने वाले कोई और होते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं और आम लोग फिर फंस जाते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन में इसने अपना गुरु ग्रंथ साहब को लेके गया। ये भी सिख इतिहास में पहली बार हुआ। मतलब सिखों का इतिहास सबको पता है कि कितनी जंग युद्ध हमने मुगलों के साथ किए, और सब उसके बाद 1920 में अंग्रेजों के जो महंत जो अंग्रेजों का साथ देते थे, उनसे गुरुद्वारे आज़ाद कराने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी, लेकिन किसी ने भी आगे गुरु ग्रंथ साहब को नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब सिख जो थे पुराने, वो अपने साथ रखते थे जंगलों में, क्योंकि उनको वो रहने का ठिकाना ही नहीं था कोई। तो अगर इन्होंने ये जब मसला हुआ अजनाला में, उस टाइम पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को आगे किया, वो आगे किया और वो थाने में लेके गए। और हाँ। उसकी वजह से पुलिस का ये कहना है कि कोई गुरु ग्रंथ साहब वहां पे मौजूद थे, अगर कोई बेदबी हो जाती तो माहौल और खराब हो जाता, इसलिए पुलिस ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। मतलब कुछ तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ही छोड़ के भाग गए। और उसके बाद फिर एसएसपी से बातचीत होती है, आप अगर वीडियो देखें तो उसमें दूसरे दिन इसका जो आदमी है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद माहौल कुछ देर शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता चल जाता है कि अब कुछ होगा। उसके बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो अमित शाह जी से मिलते हैं, गृह मंत्री से, और उसके बाद फिर G20 की जो समिट होनी है अमृतसर में, उसकी मतलब आड़ में 20-30 कंपनियां भेजी जाती हैं। अच्छा। और पूरा प्लान बनता है कि अमृतपाल को अरेस्ट किया जाएगा। अब एक बात की हैरानी है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ। बहुत सारी ताकतें हैं जो इसमें शामिल हैं, जो ये दिखाकर कि पंजाब खालिस्तानियों के हाथ में जा रहा है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये दिखाकर वो एक तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहते हैं। वो आपको पता है कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वो इलेक्शन का तो टाइम आने वाला है। पंजाब में अगर अमृतपाल की बात करें तो अखबारों में और जो माध्यमों से देखते हैं, तो वाकई में अमृतपाल के साथ कितने लोग और कितने मैं जत्थेदार जुड़े हुए हैं? ये जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ उसकी अरेस्ट वाले दिन का, उससे आपको साफ हो जाएगा कि क्या है असल में। तो एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए गृह मंत्री बैठते हैं मुख्यमंत्री के साथ, और पूरी प्लानिंग बनती है 1 महीना पहले। और जो जलंधर का जो एरिया है, 3-4 दिन पहले उसकी बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है। मतलब अचानक ही मैं भी उस तरफ गया था एक दिन, तो मतलब वो चेकिंग कर रहे थे। तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले ग्राउंड लेवल पे तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पीछे से प्लानिंग तो 1 महीना पहले से बन रही है। अब जिस आदमी को आपने अरेस्ट करना है, उस आदमी को अगर आप अरेस्ट करोगे तो पुलिस का नॉर्मल यही है कि वो रात को 3-4 बजे उसके घर पे रेड करते हैं और उठा लेते हैं। लेकिन अमृतपाल को जो अरेस्ट किया गया, इसका जो घर है वो तरन तारण जिला में है। इसको मतलब जब ये जलंधर के एरिया में गया, इसने मोगा जाना था, तो ये इंटरसेप्ट उसको कहाँ किया जाता है? बीच में। और अब देखिए कि इतनी फोर्स है, इतने 1 महीने से प्लानिंग चल रही है, और अचानक से आप बोल रहे हो कि वो तो बच के निकल गया। या तो आप मतलब ये ये तो आपकी काबिलियत से सवाल है ये, या फिर अगर आप कहते हो कि हम हाईकोर्ट ने भी शायद यही हाँ, कहा था। पंजाब पुलिस का यही स्टैंड है। पंजाब पुलिस कह रही है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें एनआईए डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पंजाब पुलिस जो थी वो सिर्फ आगे होकर काम कर रही थी, मतलब पीछे से सपोर्ट एनआईए की थी और सारी प्लानिंग उनकी थी, है ना। तो एनएसए पहले से लगा दिया गया था। अमृतसर के डीसी के ऑर्डर लेके बंदे जो थे उठाए गए। तो ये जो सारा मतलब, एक तो पहले 6 महीने पहले जो बंदा शरेआम जो बातें कर रहा है, उसको उसी वक्त रोका ना जाना, और उसके बाद उसको अरेस्ट करने के लिए इतना ड्रामा क्रिएट करना कि लोगों को ये लगे कि बस पता नहीं क्या हो गया।
और फिर कहना कि वो बंदा बच के निकल गया, तो ये आपकी काबिलियत पे सवाल है या फिर ये आपकी साजिश है, दोनों में से फिलहाल भी एक चीज अगर है। बात करें तो पंजाब पुलिस तो ठीक है, पर नेशनल एजेंसियां भी मतलब अभी उसको ढूंढने में नाकामयाबी रही है, कह सकते हैं। कह जब रहे हैं वो वो। वीडियो पोस्ट करता देखिए है, देखिए अमृतपाल सिंह वीडियो के अब जरिए लोगों से जुड़ता है। ये बात एनआईए कह रही है, लेकिन ये बात मानने में नहीं आएगी। आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत कितना आगे है। जो बंदा वीडियो डाल रहा है उसकी आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो आप चाइना को टक्कर दोगे, तो एक बंदा तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है जी। तो आप जानबूझ के ये काम कर रहे हो, है ना, मतलब साफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बंदे को पकड़ने के लिए 1 महीना पहले प्लानिंग चल रही हो, और अमृतपाल के साथ 50-60 बंदूक वाले नौजवान, वो जो देसी बंदूकें होती हैं घरों में, इसके अलावा उसको कोई समर्थन नहीं। जब उसका पीछा किया जाता है तो वो वीडियो एक बंदा उससे लाइव होता है कि अमृतपाल के पीछे पुलिस लगी है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो, तो कोई वहां पे नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता। तो इससे साफ है कि उसको ये नहीं कि पंजाब के लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं, समर्थन ज्यादा, हासिल नहीं है, मतलब जो उनको हाँ ज्यादा समर्थन लोग तो चाहिए आलोचना वो नहीं कर रहे। हासिल नहीं वो है। तरन तारण का जो अपना उसका अपना जिला है उसमें कोई 150 लोग होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा समर्थक नहीं है अमृतपाल का। और अगर दीप और सिद्धू की बात करें, दीप सिद्धू जब ये वारिस पंजाब दे संगठन का जो मुखिया था, तो जी दीप सिद्धू का 15 अगस्त के बाद जो पूरा मामला सामने आया, उसमें भी दीप सिद्धू कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो थी, जी और मतलब वो पूरा बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ये बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी। और उसी वारिस पंजाब दे संगठन का ये अमृतपाल जो मुखिया तय होता है, और बाद में वो उसकी कमान संभालता है बागडोर। तो ये पूरा मसला शुरू होता है लोकसभा चुनाव से पहले। और शायद मेरी जी आपसे जब बात टाइमिंग हो रही थी, तो इसका पॉलिटिकल एजेंडा कोई आपको एम जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। टाइमिंग जो है ना वो किसी और तरफ इशारा कर रही है। और दूसरी बात आप देखिए कि अब जो तफ्तीश कर रही हैं जो एजेंसियां, वो कह रही हैं कि ये इसने डॉलर बना लिए थे खालिस्तान के, इसने वो जो था कि अपना झंडे भी बना लिए थे रियासतों के। वो हमारी सिख रियासतें जो हुई हैं, पहली जींद रियासत थी, नाभा रियासत थी, कपूरथला रियासत थी, पटियाला रियासत थी, फिर महाराणा रंजीत सिंह का राज था, वो उनके झंडे हैं। तो वो उनको ये खालिस्तान के झंडे बता रहे हैं। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर, सब किस बिना पे कह रहे हैं कि जी हमने इसके बंदे पकड़े हैं, उनके मोबाइल में से हमें मिला है। अब आप ये देखिए कि अगर आप इनको अभी ना पकड़ते, तो 1 साल और ना पकड़ते, तो 1 साल और ना आपके पास इन्फॉर्मेशन आती। जो कुछ आप बता रहे हो उनके लोगों के मोबाइल देख के बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे थे? आपके पास क्या इनपुट थे? आप क्या कर रहे थे? आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी 6 महीने से? और एक वो उसका साथी जो पकड़ा है कलसी, उसके बोल रहे हैं कि खाते में 35 करोड़ रुपया मिला है। अब कोई बंदा किसी मतलब देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हो और वो अपने खाते में रखेगा 35 करोड़ रुपया, ये भी बात समझ से बाहर है। और और दूसरी मुझे एक ये बात भी जाननी थी। कभी 14 अप्रैल का जो मतलब वक्त है, वो पंजाब पुलिस ने, जब तक मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस के सारे अफसर की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, छुट्टियां जी ना देने के आदेश दे दिए गए, कि मतलब पुलिस अलर्ट रहे, सारे अफसर अलर्ट रहे पंजाब में, क्योंकि 14 अप्रैल को अमृतपाल जो है उन्होंने एक कॉल दिया है, और वो कॉल कहीं ना कहीं वो सरबत खालसा साहिब का है। तो सरबत खालसा की जब बात करें, तो वो जब तक मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अकाल तख्त से जुड़ी हुई बात है, और वहाँ के जो अध्यक्ष है वही ये सारा काम कर सकते हैं। उनके आदेश से ही सरबत खालसा बुलाया जा सकता है। तो ये सरबत खालसा का बुलावा क्या है, सरबत खालसा की शुरुआत क्या है, और सरबत खालसा का एग्जैक्टली सिख संप्रदाय के लिए क्या मान सम्मान है, और क्यों होता है ये सरबत खालसा, और किस हालात में करते हैं, ये थोड़ा आप समझाइए। हाँ, देखिए सरबत खालसा जो है, अब श्रोमणी कमेटी जो 1925 में एक्ट पास हो जाता है, जिसके बाद श्रोमणी कमेटी की इलेक्शन होती है, सिख हाँ। वोट डालते हैं और कमेटी बनती है। लेकिन जो ओरिजिनल सिख धर्म जो है उसमें वोटिंग की परंपरा नहीं है। वो जब भी कोई बड़ा आफत आती थी कौम पर, जैसे अब्दाली के हमले हो गए, जैसे दरबार साहब पे अटैक हो गया अब्दाली का या किसी और का, तो उस वक्त जो सारे सिख लोग थे वो इकट्ठे होते थे दरबार साहब में या कहीं और गुरुद्वारे में। और उस वक्त फिर सारा जो खालसा पंथ था, जैसे पंचायत एक मत होकर जो फैसला लेती है, सरबत का मतलब है ऑल, मतलब सारे के सारे।
खालसा मतलब सारा की सारी जो कौम एक एक जगह इकट्ठी होके, या फिर कौम के जो लीडर लोग हैं वो इकट्ठे, विद्वान लोग इकट्ठे होके फिर वो एक फैसला लेते थे, एक मत से फैसला लेते थे, उसमें कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वो एक मत से जो फैसला लेते थे कि अब इस मुसीबत का सामना कैसे करना है, वो सब पे लागू होता था। तो ये जो सरबत खालसा वो चला जब मुगलों का दौर था, जब सिख जंगलों में लड़ रहे थे, जब उसके बाद फिर सरबत खालसा 2017 में हुआ, जब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। वो कॉल जो थी वो दरबार साहब से, जो श्री अकाल तख्त के अध्यक्ष हैं, जिनको जत्थेदार कहते हैं, उनकी नहीं थी। ये जो आम लोग हैं, जो जैसे सिमरनजीत सिंह मान हैं, जो अभी लोकसभा के एमपी भी हैं, इन लोगों की कॉल थी, उसमें काफ़ी इकट्ठ हुआ। और उन्होंने जत्थेदार जो था वो जगतार सिंह हवारा जो है, वो अपना जो जेल काट रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हमारे बेअंत सिंह थे उनके कत्ल के केस में, उनको जत्थेदार घोषित कर दिया जाता है। तो एक एक वो सरबत खालसा हुआ था। लेकिन जब ये अमृतपाल जो कॉल कर रहा है, ये मतलब इसका एजेंडा ये है कि मतलब लोग, क्योंकि देखिए 14 अप्रैल जो है ना, वो बैसाखी का दिन है। बैसाखी जो है वो पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, दो तरीके से। एक तो उस वक्त जो किसान अपनी फसल काटते हैं, फसल काट के, फसल बेच के एक मेला लगता है बैसाखी का, मतलब जश्न मनाते हैं वो। एक तो उसका जो हम कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो ये है, सांस्कृतिक जो उसका जो क्या कहेंगे आप, महत्व है। दूसरा धार्मिक महत्व ये है कि उस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना की थी। जो उस दिन खालसा का जन्म हुआ, जब 5 सिर उन्होंने मांगे अनंतपुर साहब में, फिर 5 प्यारे, हाँ, पांच प्यारे फिर जो साज के, फिर सबको एक नाम दे दिया कि किसी के पीछे कोई कुमार शर्मा कुछ नहीं होगा, जो खालसा होगा वो उसके पीछे सिंह लगेगा। तो हाँ, तो वो ये दमदमा साहब में इकट्ठ होता ही है 14 अप्रैल को, ये नेचुरल है। अब इसकी आड़ में अमृतपाल का कॉल देना वो ये दर्शाना चाहता है कि ये इतने लोग जो आए हैं, ये दरअसल बैसाखी पे नहीं आए हैं, ये मेरे लिए आए हैं। लेकिन उस चीज को जो है वो साफ तौर पे रद्द कर दिया है जो हमारे श्री अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं। उन्होंने लोगों को बैसाखी पे आने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सरबत खालसा तब बुलाया जाता है जब पूरी कौम का मसला हो। किसी एक व्यक्ति का निजी मसला है तो उस पर सरबत खालसा नहीं बुलाया जा सकता। तो जत्थेदार ने साफ तौर पे कह दिया कि ये अमृतपाल का निजी मसला है, और उन्होंने ये भी सलाह दी है कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। ये जो है मीडिया इसको वहां से एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि उन्होंने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए अकाल तख्त पे डिसीजन लिया, जब एक बैठक हुई थी उस बैठक में। पर अभी अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि वो ही पुलिस के साथ वो बातचीत करेंगे या फिर कुछ उनके लिए मतलब रियायत मांगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो अकाल तख्त पे ये फैसला हुआ कि अमृतपाल सरेंडर करे। ये उनका एक मतलब निजी उनकी सलाह है अमृतपाल को कि भाई सरेंडर कर दो। अच्छा। और एसजीपीसी जो, और इसकी वजह से दमन कितना हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, हजारों बेकसूर नौजवान लोग हैं जिनको उठा के जिन पे एनएसए लगा रहे हैं, और कितने पत्रकारों को उठा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कितने चैनल बंद कर दिए प्राइवेट। और अब ये आप चीज जो है, जो इस चीज को मिसहैंडल कर रहे हो, जैसे 84 में आपने किया था, तो वो जख्म अभी भरे नहीं और आप दोबारा फिर वही खेल खेलना शुरू कर रहे हो। इस चीज को जब रोकना था आपने रोका नहीं, और जब रोकना भी चाहा तो आपको वो मेन बंदा आपको पकड़ा नहीं गया, आपसे, या आपने पकड़ा नहीं, लेकिन आम लोगों को आप परेशान कर रहे हो। और ये जो मार्च निकाले जा रहे हैं पुलिस के, हर गांव के बाहर लगभग मेन रोड पे चेक पोस्टें बन गई हैं जहां पे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस खड़ी हैं। तो ये दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। बेसिकली जो ये मेरा जो विचार है निजी, कि बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंजाब में कोई 38-39% जो वोट है वो हिंदू वोट है। पहले ये अकाली दल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते थे, लास्ट बार ये अकेले लड़े, लेकिन फिर भी इनको 3-3.5% वोट आया। तो इनको ये है कि 38-39% वोट हैं, हम उनको हिंदू को डरा के पोलराइज करके वो वोट ले लें। लेकिन वो नहीं होगा। पंजाब का जो है ना कल्चर, वो अलग है। यहाँ सब लोग मिलके रहते हैं, यहाँ पे कोई पोलराइज नहीं होता। वो
कुछ लोग हैं जैसे शिवसेना के लोग हैं जो बयान देते रहते हैं, तो पाँच पाँच 10 बंदे वो हैं। गुजरात इलेक्शन से पहले एक शिवसेना के जो कारकुन थे सूरी, उनका कत्ल भी हो गया था। तो वो अलग चीज़ है ना। जो जो फ्रेंच एलिमेंट्स हैं, जो कुछ खालिस्तान की बात करते हैं, कुछ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो चल रहा है। लेकिन इस सब में आप एक पूरे के पूरे स्टेट को बदनाम कर रहे हो। अब मैं आपको ये खेल बहुत मतलब खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा घिनौनी बात है। इसकी जो ये हो क्यों रहा है पंजाब में, अमृतपाल क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अमृतपाल को 10 लोग भी साथ क्यों दे रहे हैं, ये इसकी जड़ पहचाननी जरूरी है। बार बार क्यों ये मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो इस बात में मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मैं पहले ये बता रहा हूँ कि जिस लोग जिस मतलब प्रांत के साथ आप ये खेल खेल रहे हो, उसका आप योगदान देखो। आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसकी हैं? सिखों की हैं, 90% कुर्बानियाँ। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कॉल देते हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो कमज़ोर है, तो उसे मजबूत करने के लिए हमें सोना चाहिए। तो 2 महीने में पंजाब 254 किलोग्राम, आप गुजराती में क्या बोलोगे उसको, 254 किलोग्राम सोना इकट्ठा करके देता है। और बाकी सारा देश कितना सोना देता है? 5.5 किलोग्राम। फिर उसके बाद 61 की जंग होती है चाइना के साथ, उसमें भी कुर्बानियां सिखों की। 65 में पाकिस्तान से जंग होती है, उसमें भी कुर्बानियां सिखों की। 71 में कुर्बानियां सिखों की। और इस बीच आप देखें, हम अमेरिका से गली सड़ी कणक जब गेहूं जब खा रहे थे, उस वक्त हरी क्रांति पंजाब लेके आता है और पूरे देश का पेट भरता है। तो एक सूबा, जब आप सोना मांग रहे हैं आपको सोना दे रहा है, जब आप भूखे मर रहे हो आपको आपका पेट भर रहा है, और जब आप जान मांग रहे हो आपको जान दे रहा है। तो और क्या कर दे पंजाब ऐसा कि जिससे आपको लगे कि यार हम इस देश से प्यार करते हैं, हम इस देश का हिस्सा हैं। बार बार नेशनल मीडिया बड़ी बेशर्मी से खालिस्तानी ऐलान कर देता है पंजाब को, और उन पे कोई सेंसर नहीं। अब अमृतपाल के हक में कोई पोस्ट डाल दे, उसको सुबह उठा लिया जाता है। जो ये लोग हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं, जो 99.9% सिखों का जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको शरेआम खालिस्तानी बोल रहे हैं, उन पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये तो आप अपने लोगों को दूर कर रहे हो ना। और जितने आप ये खालिस्तान का जो मुद्दा जब जब आगे आता है तब हम याद करते हैं भिंडरानवाला को। जी, एक जो बात है ना, जो आप ये बेकसूर नौजवानों को जो उठा रहे हो, तो वो आप अमृतपाल के लिए फौज तैयार कर रहे हो। क्योंकि जो बेकसूर को उठाओगे, उस पर एनएसए लग गया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया, नौकरी उसको मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा? वो गैंगस्टर बनेगा या फिर खालिस्तानी बनेगा। तो आप तो उसका काम कर रहे हो। तो ये दमन के रास्ते से ये मसला जो है वो सोल्व होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, पहले भी ऐसे ही हुआ था। जो 1900 पहले जो सारा, के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जब भी खालिस्तान की बात करते हैं तो भिंडरानवाले की बात याद आती है, और भिंडरानवाले को अभी अमृतपाल से जोड़ा जा रहा है। वो लोग तो यहाँ तक, और मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती है कि वो यहाँ इंडिया आने से पहले, दुबई से पहले जॉर्जिया गया था, या वहां से वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। मसलन यहाँ तक कहते हैं कि वो भिंडरानवाला की तरह दिखने के लिए पूरी सर्जरी करवा कर इंडिया आया, और बाद में वो आरएस पंजाब संगठन में जुड़ा और उसने बागडोर संभाला। तो ये सारे जो कहा सुनी है, तो वाकई में खालिस्तान में भिंडरानवाला ने जो मांगा था, और वो क्यों मांगा था, और उसके पीछे कनेक्शन क्या था, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा जो है अपनी बात रखें। देखिए, मैं ये बात पहले तो भिंडरानवाले के पोर्शन हम अलग से कर लेते हैं ये, लेकिन वो जो बेचैन मतलब क्या कहते हैं, बेवसाही, जो डिस्ट्रस्ट था, जो अविश्वास था, वो पैदा क्यों हुआ, उस पर भी मैं 2-4 मिनट लूंगा। पहले आपको भिंडरानवाले का जो कंसेप्ट बता दूंगा। अब ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि भाई जॉर्जिया जाके वो सर्जरी करवा के आया, तो मतलब एक तरफ आप उसको देश में तो पकड़ नहीं पा रहे हो, और पीछे बोल रहे हो कि जॉर्जिया का आपने पता लगा लिया। ये मतलब कुछ भी बोल रहे हो। आपसे कौन सा, मीडिया ने बोल देना सूत्रों के हवाले से, कौन सा सबूत मांगना किसी ने, कौन से सूत्र हैं। तो भिंडरानवाले का जो चैप्टर शुरू होता है, वो जब इससे मैं, चलो इतिहास में शुरू करना पड़ेगा हमें। अगर पंजाब की समस्या को आपने समझना है, जितने भी आपके श्रोतागण हैं, जो लोग सुहृद हैं, जो सही तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि इसको पूरा ध्यान से सुनें। देखिए, पंजाब में हिंदू सिख का कोई मसला नहीं था, इकट्ठे रहते थे। और बल्कि जब युद्धों में सिख तो जंगलों में थे,
तो गुरुद्वारों की संभाल जो थी वो निर्मला पंत थे, वो हिंदू धर्म और सिख धर्म को इक्वली मानते थे। मतलब वो देवी देवताओं का वो उतने सम्मान करते थे, गुरु ग्रंथ साहब की उन्होंने सेवा संभाल की है। लेकिन ये इसका आपको हैरानी होगी कि ये पंजाब में हिंदू सिख में जो क्या कहते हैं कि फूट डाली गई है, इसका बीज आपके प्रदेश से उठा है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाजी थे, 1875 में उन्होंने गुजरात में आर्य समाजी जो लहर शुरू की, वहां से उनको कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो निराश होकर पंजाब आ गए। पंजाब में उनको जो पंजाब की व्यापारी जमात है, जिनको क्योंकि उस वक्त भी ये था कि जो बाकी देश का जो किसान है वो तो शाहूकार के आगे जो है वो क्या कहते हैं अभी लेट रहा है ना, लेकिन पंजाब का किसान क्यों नहीं? तो उसलिए जो शुद्धि की मूवमेंट जो चलाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि जी सारे हिंदू हैं, और वो वेदों को सुप्रीम मानते थे। तो और उस जब पंजाब आए वो, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु थे, उनके बारे में काफी बुरा भला उन्होंने बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि गुरु अर्जन देव जी, एक श्लोक है उनका कि साध की महिमा वेद ना जाना है, कि जो साध संत है उसकी महिमा का व्याख्यान वेद भी नहीं कर सकते। और दयानंद सरस्वती को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि इसने साधु को वेदों से बड़ा बता दिया, क्योंकि उनके लिए तो वेद सबसे बड़े, तो वो काफी बोले। तो जो सिखों ने उसका विरोध किया, तब वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन 1883 में उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब फिर थोड़ा बहुत और घटनाएं होती हैं, लेकिन 1990 में 1890 में शुद्धिकरण के नाम पर सैकड़े सिख नौजवानों के केस काटे जाते हैं ताड़ियों की गूंज में, और कहा जाता है कि सिख भी हिंदू हैं। पहली बार जब बोला, तो फिर सिख जो है वो पहले तो ईसाइयों के साथ था कि भी ईसाई बन रहे थे, तो मिलके था कि भी हिंदू और सिख मिलके इस बात का कोई प्रयत्न करें कि अपने लोगों को ईसाई बन से रोका जाए। लेकिन जब इन्होंने सिखों पर भी टारगेट कर दिया, तो फिर वो वहां से लाइन जो थी वो खींची गई। फिर जो सिख विद्वान थे, एक भाई कान सिंह नाभा हैं, उन्होंने एक बड़ी एक रात में बैठ के किताबचा लिखा। उन्होंने पहले इन्होंने किताबचा छापा आर्य समाजियों ने कि सिख हिंदू है, तो उसके जवाब में उन्होंने किताब छापी कि हम हिंदू नहीं। और फिर उसके बाद जब 1909 में कांग्रेस जो है वो मुसलमान जो कौम है उसकी तो अलग सीटों की बारे में राजी हो जाती है, लेकिन सिखों को जो अलग सीटें थी उसके लिए वो मानते नहीं हैं। और ऐसे ही 1918 में एक मॉन्टेक चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि पंजाब में सिखों की बड़ी आबादी है, इनका बड़ा योगदान है, और इनको जो प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकी सीटें राखवी की जाएं, रिजर्व की जाएं। इसका विरोध कांग्रेस करती है 1919 के एक्ट में, फिर वो नहीं पास होने देते। फिर 1929 में महात्मा गांधी ये वादा करते हैं कि मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि पंजाब में एक कि सिखों के कोई भी हम ऐसा प्रस्ताव पास नहीं करेंगे जो सिखों को मंजूर ना हो। और 1930 में नेहरू भी यही कहते हैं कि जब आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसा खित्ता होगा जहां पे सिख अपनी आज़ादी मान सकेंगे, और जो वो नहीं चाहेंगे वो कानून वहां पे लागू नहीं होगा। तो ये वादा किया गया। और उसके बाद 1947 में अचानक जब प्रधानमंत्री बनते हैं, 10 अक्टूबर 1947 को नेहरू स्टेटमेंट देते हैं कि सिख एक लॉलेस कौम है, मतलब जो कानून को नहीं मानते। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि आपका बड़ा योगदान है, और जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं आप करोगे लॉलेस कौम है, और वही लॉलेस कौम आपको 250 किलो सोना भी देती है, आपके लिए कुर्बानियां भी देती है, आपको अनाज भी देती है। तो अब दूसरी बात, किसान आंदोलन के वक्त भी बहुत सारे सवाल पैदा हुए थे, हाँ, उसमें भी कई वो 2 मिनट में आ रहा रही थी कि खालिस्तान समर्थन कर रहा है। जी 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। प्रोपेगेंडा तो हर बार चलते हैं। तो वाकई में अगर पंजाब की स्थिति अभी के हाल में देखना चाहे, और अभी के हाल में बात करें अमृतपाल की, तो मतलब कल जाकर के अमृतपाल ये अभी जो सरबत खालसा की और खालसा वारिसी की बात कर रहा है, ये सारी बातों के बीच आपको क्या लगता है कि 14 अप्रैल जब ये मीडिया, और मैं भी खुद ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 14 अप्रैल जो है उस वहां तक का जो वक्त है वो वाकई में पंजाब में कुछ गर्म माहौल वाला है, या कुछ रिस्की है, या नहीं है कुछ? मैं इस बात पे आता हूँ, मैं इस पे
एक बात बोलना चाहूँ, ये बैसाखी जो है वो पंजाब पे बहुत भारी गुजरने वाली है, उसके कारण है। लेकिन मैं आपकी ये बात पूरी कर लूँ। मैं जब 1953 में फिर कमेटी बनती है कि भाषा के आधार पे जो प्रांत बनाए जा सकते हैं, तो वो कमेटी पंजाब को दो भाषी मानती है कि भाई हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। और 1991 में 61 में जनगणना में हिंदुओं को बोला जाता है कि आप अपनी भाषा हिंदी लिखवाओ, मतलब। और उसके बाद 1961 में नेहरू जी बयान देते हैं कि मैं पूरे देश में खाना जंगी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं पंजाब को अलग स्टेट कभी नहीं बनाऊंगा। जिन्होंने ये वादा किया था कि आपको एक ऐसा हम क्षेत्र देंगे कि जहां पे आप अपनी आज़ादी एंजॉय कर सकोगे। नहीं तो अंग्रेज तो बोल रहे थे सिखों को कि अपना ले लो अलग। हमने चूज किया हिंदुस्तान का साथ दिया, और लाखों लोग वहां से जो वो उजड़ के आए हैं वो पंजाबी थे, हिंदू थे, सिख थे, लेकिन पंजाबी थे। तो उस फिर हजारों सिखों को जेल जाना पड़ता है। 1966 में जाके पंजाबी सूबा बनता है, लेकिन तब भी फिर उसमें जो दरियाओं का मसला था वो रह गया। चंडीगढ़ आज तक पंजाब को नहीं दिया गया, हालांकि वो पंजाब के गांव उजाड़ के बनाया गया था। तो इस चीज के लिए फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो स्टेट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। गुजरात में जो कुदरती स्रोत हैं वो उस पर हक गुजरातियों का हो, पंजाब में जो कुदरती स्रोत हैं उन पे हक पंजाबियों का हो। ये एक मता पास होता है जिसको बोलते हैं आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। उसके लिए फिर सिख जो हैं वो अपनी एमरजेंसी में भी, आप देखें जो खुंदक थी, वो एमरजेंसी में भी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले सिख हैं। और उसके बाद फिर जो भिंडरावाले जहां से शुरू होते हैं, पहले शांतिपूर्ण चल रहा था। 1978 में निरंकारी कांड होता है पंजाब में। वो क्या था कि वो निरंकारी जो था वो गुरबचन सिंह, वो गुरु ग्रंथ साहब के बराबर बैठता था। सिख जो थे वो बड़े शांति से उसका विरोध करने जा रहे थे, लेकिन गोलियां चलती हैं और 16 लोग मारे जाते हैं। 16 लोग के मारे जाने के बाद उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली से पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। फिर जब मुकदमा दर्ज होता है तो पंजाब से उसका जो बदल के करनाल अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, और 1.5 साल के अंदर उसको जो कहता है वो बरी कर दिया जाता है मुकदमे से। फिर उसके बाद फिर वो जो था, वो पहले लोग इसका नहीं साथ दे रहे थे भिंडरावाले का, लेकिन जब लोगों ने देखा कि यार गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो गई और बंदे को छोड़ दिया गया, तो फिर वो तो कि भिंडरावाले जो बात करते थे कि भाई ऐसे शांति से नहीं मानेंगे, तो फिर वो रणजीत सिंह है जो एक, वो इस निरंकारी जो है इसका कत्ल कर देते हैं। तो तब फिर वो सारी शुरू हो जाती है बात। लेकिन भिंडरावाले में अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोला कि मुझे खालिस्तान चाहिए, कभी नहीं बोला। अच्छा। कभी भी नहीं। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि हम बराबर के शहरी बन के रहना चाहते हैं, बराबर का हक लेना चाहते हैं। अब ये हिंदुस्तान की सरकार तय करे कि हमें बराबर का हक देकर बराबर का नागरिक का दर्जा देना है या हमें अलग करना है। वो कह रहा है कि अगर हम तो नहीं मांगते, लेकिन अगर आप देना चाहोगे तो ले लेंगे हम, फिर 1947 वाली गलती नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। मतलब आपका कहना ये है कि भिंडरावाले ने कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की थी? अभी भी नहीं कहा। ये और दूसरी ऑन बात रिकॉर्ड है। ये जो अभी हम पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, कई पत्रकारों की बातें पढ़ते हैं, और वो भिंडरावाले के ऊपर जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है, तो वहां पे तो बार बार यही जिक्र आता है कि भिंडरावाला पाकिस्तान से आईएसआई से फंडिंग भी लेते थे और फिर उनके साथ में जुड़ करके काम कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को पता चला कि ये तो पूरे पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात है, जिनमें पाकिस्तान का हिस्सा वाला जो वो पंजाब है वो वही हिस्से की भी बात है। तो मतलब ये हिंदुस्तान का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से को जोड़कर खालिस्तान बनाएंगे, जब जाकर के पाकिस्तान ने भिंडरावाले को छोड़ा। ये सारी मोटी मोटी बातें जो मुझे पता है और जो पढ़ाई में या तो फिर कहीं ना कहीं पढ़ने में आती है। तो ये देखिए, सारी बातें को हम, ये सारी बातें मतलब हम जो है उसको क्या फर्जी समझेंगे क्या? जी, खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो दरबार साहब के अटैक पे बाद शुरू होती है, भिंडरावाले के जीते जी नहीं होती। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप समझना चाहें तो सुब्रमण्यम स्वामी की जो इंटरव्यूज हैं भिंडरावाले के बारे में, वो तो हिंदू हैं, वो तो देशभक्त हैं, वो हमें तो आप कह सकते हो कि भाई खालिस्तानी है। तो आप सुब्रमण्यम स्वामी के विचार सुनिएगा भिंडरावाले के बारे में, कि उसके बारे में वो जड़ बताएंगे कि इसका रशिया में क्या हाथ था, इंग्लैंड का इसका इसमें क्या था, इंदिरा गांधी की कैसे उनको मिसगाइड किया गया और फिर कैसे वो सब मिसहैंडल हुआ। अब उसके बाद 1984 में देखिए आप, सिखों का कत्लेआम होता है, आज तक सजा नहीं मिली। तो वो मैं जो कह रहा था कि अब ये बात जरूरी नहीं है कि अमृतपाल क्या बोल रहा है, जरूरी ये बात है कि अमृतपाल को लोग उसका साथ क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि आपने इंसाफ नहीं दिया। लोगों के दिलों में वो पड़ा है कि यार हमारा इस देश के लिए हमने सब कुछ किया और हमारा कत्लेआम हो गया और हमें इंसाफ भी नहीं मिला। कितने केसों पे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 तक स्टे लगाए रखा। जितने नजायज जो लड़के मारे गए थे उस मूवमेंट में, पुलिस ने स्टार लेने के लिए, औहदे पद लेने के लिए किसी भी को भी उठा के मार देते थे और कहते थे खालिस्तानी है। 30,000 नौजवान मारा गया। और भिंडरावाले के साथ जिस दिन दरबार साहब में अटैक हुआ कितने बंदे थे? 140 थे बस। और पूरे उस दौर में जितने भी खाड़कू मिलिटेंट थे पूरे दौर में आपको 2000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, सिर्फ इतने थे बस। तो अगर हम बात करें, मतलब ये मोटे मोटे तौर के एक बात जाने कि अब पंजाब का और जो सिख का सिस्टम है वो जत्थेदार के वो आगे चलता है। मतलब वो जी जत्थेदार वाला सिस्टम जो है पूरे तरीके से एक यूनियन की तरह काम करता है कि एक जी। मैसेज नीचे तक जाएगा और वही पर्टिकुलर जो मैसेज है उसी हम्म, मैसेज के तौर पे काम करेंगे जो नीचे लोग हैं। तो अभी ये सरबत खालसा की ये जो बात कर रहा है अमृतपाल, तो फिर कितने जत्थेदार उनसे जुड़ गए हैं या तो फिर जुड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? या तो फिर कितने जत्थेदारों ने इस बात का समर्थन किया है कि हाँ भाई सरबत खालसा को हम समर्थन करते हैं जो अमृतपाल ने कहा है? नहीं, ऐसा किसी का बयान नहीं आया। और श्री अकाल तख्त साहब के जो जत्थेदार हैं उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि सरबत खालसा नहीं बुलाया जाएगा। मैंने जैसे पहले बोला कि सरबत खालसा जब कौम का मसला हो तब बुलाया जाता है, किसी का निजी मसला हो तब नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये और अभी जो पंजाबी सिख है वो यही समझ रहे हैं कि ये अमृतपाल का निजी मामला है, ना कि सिख कौम का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मतलब सीधे तौर पे उससे सिख कौम ना जुड़ी है, ना उनके साथ कोई जत्थेदार भी जुड़ेगा, ना कोई मतलब संस्था देखिए ये जुड़ेगी। सीधे तौर पे जुड़े नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं ना उस वजह से हमदर्दी जरूर पैदा हो रही है कि अच्छा। जैसे नौजवानों को उठा रहे हैं लोग कि मतलब अमृतपाल को पकड़ लिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिनको बेकसूर को उठाया जा रहा है तो लोगों में गुस्सा ये पैदा हो रहा है। सरकार जानबूझकर भड़का रही है और बैसाखी पे इकट्ठ होना ही होना है। वो तो हर साल होता है क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। उस दिन खालसा पंथ की जो साजना हुई थी, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी कब हो जाए, कौन करवा जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मैंने जो पहले बात बोली थी कि पंजाब के ऊपर बैसाखी इस बार बहुत भारी गुजरेगी, उसका कारण ये है कि पहले तो आर्थिक मार पड़ गई। पंजाब में इतनी बारिश हुई कि सारी गेहूं की फसल खराब हो गई है। तो जिस वजह से किसान जो थे वो बैसाखी सेलिब्रेट करते थे कि फसल बेचकर अपनी वो उसको एंजॉय करते, वो फसल तो तबाह हो गई है। उसके मुआवजे में सरकार ने 15,000 रुपये का ऐलान किया बस, जबकि 16-17 हज़ार तो खर्चा ही हो जाता है। तो एक तो वो कारण हो गया, और दूसरा अब ये अगर बैसाखी पे कोई गड़बड़ करवा देते हैं तो पॉलिटिकली जो राजनीतिक तौर पे भी क्या आगे किस तरफ मोड़ ले जाए, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बहुत संजीदा होकर इस मसले को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जैसे राहत इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद इस गली में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो पहले भी ये खेल के देख चुकी है भारत सरकार। वो 84 में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हो जाता है, जनरल वैद्या को पुणे में जाके मार देते हैं। तो क्या पता कुछ नौजवान रेडिकल हो जाएं और किस तरफ चीज़ें मुड़ जाएं। ये एक जिम्मेदार सरकार की जो है वो काम नहीं है। इनको मतलब अकाल तख्त के जो कल जत्थेदार साहब ने जो बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि 75 साल में हमारे साथ 75 वादे किए गए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। और दूसरा कि आप लोग हमारे साथ बैठते क्यों नहीं, हमसे मिलके बात क्यों नहीं करते। तो अब ये सिखों का मसला है कि भाई ये लग रहा है कि सिख जो हैं वो खालिस्तान के समर्थन में जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है जिसके साथ बातचीत करनी चाहिए कि आप कौम को संदेश दो, समझाओ, वो तो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया उनके साथ बात करने के लिए। किसी ने नहीं कहा कि आप सरबत खालसा की कॉल मतलब मत मसला देना। हल करने के लिए जो जरूरी है वो बातचीत ही हाँ, नहीं हो रही है एक दूसरे के नहीं, साथ। आज तक नहीं हुई। और जो बातचीत हुई भी, जो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 1986 में, 84 में या 85 में हुआ था, उसमें क्या था? उसमें था कि पंजाबी बोलने वाले जो इलाके हैं जो हरियाणा में या राजस्थान में रह गए वो पंजाब को दिए जाएंगे और चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। और एक दो चीजें और थी जो वादा किया गया था, और वो वादा
पूरा नहीं हुआ। और प्रधान वो तो यही होता है, कहीं ना कहीं एक मसला उठता है, एक सवाल पैदा होता है, तो फिर अगले जो सवाल है वो अपने हाँ, आप निकल कर सामने आ जाते हैं और वो भी अपनी डिमांड रखने लगते हैं मुझे कि हाँ भाई मुझे ये ऐसा डिमांड। लगता है, वो तो होगा मुझे ही, वो मुझे तो हर जगह होता है, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे जी, कहीं किसी अलग समुदाय की या कौम की बात हो। तो फिलहाल पंजाब में यही माहौल एक पूरा पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब को जो पूरे बीते सालों में लगे हुए जख्म है उनको कहीं ना कहीं फिर से उसको ताजा किया जाए और ये अमृतपाल के नाम से किया जाए, ताकि यस, कहीं ना कहीं किसी जो उनके पीछे वाले उनके आका है उनका नाम न सामने आ पाए। हाँ, बिल्कुल। ये पंजाब पुलिस को ना पकड़े दिए जाना, क्योंकि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआईए ने उठा लिया है। अगर पंजाब मतलब पुलिस हाँ, ये पकड़, भी सवाल है, कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स कई ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये अमृतपाल जो है वो एजेंसीज के पास है, वाकई में उनको तो बस गुमराह किया जा रहा है कि नहीं पकड़ा गया, कहीं वो भागता चल रहा है, या तो क्योंकि अगर फिर कहीं पंजाब वो नेपाल की ओर जा रहा है, ऐसी बातें हो रही है, पर रिपोर्टर सवाल पैदा करते हैं इसका। अगर पंजाब पुलिस उसको उठाती, इंटेरोगेट करती, तो वो पता चल जाता भी उसमें वो अपने आप आया है या कि उसने किसी को भेजा है, इसके पीछे कौन है। तो ये राज खुल ना जाए, इसलिए काफी जो स्रोत वो कह रहे हैं कि एनआईए ने उठा लिया उसको। हाँ, ये और वो, राजनीति है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता हाँ, है मतलब राजनीति में, कुछ तो भी हो फिर से सकता है। और अमृतपाल ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो पंजाब के जो हालात हैं, ठीक है, बैसाखी पे ये नहीं कहता मैं कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, करवाने को करवा सकते हैं, लेकिन इससे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, या फिर पंजाब ये में कोई अमृतपाल बहुत के बहुत, समर्थन में पंजाबी लोग हैं और सिख अब मोटे देखिए, तौर पर नहीं। जितना जितना रामनवमी पे बवाल मचा है सारे देश में, बैसाखी पे इससे ज्यादा नहीं होगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इतना भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो सिख हैं वो इतने आसानी से नहीं, किसी के भी, चलो नौजवान लोग हैं, 150 हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि बैसाखी बहुत शांत गुजरेगी, अगर सरकार ने कोई अपना ऐसा कोई एजेंडा ना चलाया तो। और हाँ, दूसरा, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई माहौल ना देखने को मिले और जिसमें ये मतलब नई बात नहीं है, कौमी धार्मिक एकता जो, या तो फिर सौहार्द के ऊपर सवाल पैदा हो और देश के लिए नुकसानदायक जो चीजें हो रही है वो फिर से कहीं ना कहीं पैदा हो। जो जो तो जो, जगतार जी, जो अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करूंगा, और हमारे जी, पास शायद 3 मिनट बचे हुए हैं, जी, कि अब मोटे तौर पे अमृतपाल के मसले को किस नजरिए से पॉलिटिकली देखा जाए, या फिर कौमी बात के तौर पे देखा जाए, या फिर किसी निगाह कहीं और राजनीति कहीं और चल रही है। जी, देखिए, इस बात के डायरेक्ट सबूत तो है नहीं कि भाई उसको किसी ने भेजा है, लेकिन जो सारा घटनाक्रम है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो इसके पीछे राजनीति खेली जा रही है, और जो इलेक्शन आ रही है उसको मद्देनजर देश में सिख को एक विलेन बताकर अ, वोट ली जाएगी। इस ये ज़्यादा ये बात है। और अमृतपाल की जहाँ तक बात है, उसको समर्थन पंजाब में इतना नहीं है, जो था पहले वो भी खत्म हो गया, क्योंकि लोग, बहुत लोगों पर दमन किया गया है। और ये जो सरबत खालसा की बात है, ये मैंने आपको बता दी, कोई सरबत खालसा नहीं हो रहा, ये जथेदार ने क्लियर कर दिया है। बैसाखी है, उस पर कट होता है। आप धार्मिक त्योहारों में आजकल तो आम हो गया है कि हिंसा भड़काई जाती है, रामनवमी पे भी भड़क गई, तो पंजाब में अगर भड़क जाएगी तो मीडिया उसमें भड़की, तो मीडिया किसी और तरीके से दिखा रहा है, अगर पंजाब में भड़केगी तो फिर कह देंगे कि जी खालिस्तान कर दिया। तो ये अपने ही देश के लोगों के प्रति ये ऐसा रवैया, ये खतरनाक है, और ये बहुत मतलब दुखदाई है, और ये घिनौनी बात है, ये नहीं करनी चाहिए। जी जगतार जी, आप जुड़े हमसे और हमारे दर्शकों को जो पूरे पंजाब का माहौल और ये अमृतपाल और ये सारी चीज़ें आपने समझाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बातें जानते रहेंगे, पंजाब के हालात पे इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे। દર્શકો, આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતની પંજાબની હાલત છે, જે પંજાબી વ્યક્તિ જાણકાર અને વિશેષજ્ઞ વ્યક્તિ છે એવા એડવોકેટ જગતારસિંહ સિદ્ધુએ આપણને સમજાવી. ખરેખર રાજકારણ કઈ કઈ પ્રકારે કઈ કઈ જગ્યાએ રંગ બદલે છે, બતાવે છે. હંમેશા અમારો પ્રયાસ રહ્યો છે, ચાહે ગુજરાત હોય કે ચાહે પંજાબ હોય, ખેડૂત આંદોલન હોય કે પછી કોઈ સામાન્ય આંદોલન અને વિદ્યાર્થીઓની લડત, દરેક બાબતોમાં અમે તમારા સમક્ષ કંઈક ને કંઈક એવું લાવીએ છીએ અને એવું બતાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ જે અન્ય માધ્યમોથી તમે કદાચ ક્યારેય નહીં જાણી શકો અને અન્ય માધ્યમો તમને ક્યારેય નથી બતાવતા. આ પ્રકારના અહેવાલો અને સમાચારો જો આપના સુધી મળતા રહે એવું તમે ચાહતા હોય તો નવજીવન ન્યૂઝની આ ચેનલને તમે લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર જગતારજી. बहुत बहुत धन्यवाद।